नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय कथाकार आरती स्मिथ जी की कहानी रहीमन धागा प्रेम का। तो आइए सुनते हैं कहानी। सुनहरी डोरियां छोटी होती हुई वापस क्षितिज पर टिके लालिम सुनहरे गोले में समाती जा रही थीं। आसमान ऊन के सुनहरे गोले को लपेटते हुए खुद को भी नीरव पलों से घिरा महसूस करने लगा। धरा पर बिछी सारी डोरियां एक एक कर सिमटती गईं। हर बार की तरह पलों का यकायक ठहर जाना बोझिल सा लगा तो उन्होंने निगाहें क्षितिज पर टिका दी। अभी अभी जहां वह सुनहरा गोला डूबा था और डूबने के बाद भी अपनी आभा से क्षितिज पर लालिमा रेखा खींच दी थी। कहाँ खो गई आप? कई मिनटों तक गुमसुम और पश्चिम दिशा की ओर दिवस के अवसान को टकटकी लगाए देखती कुहू जी को मैंने टोका। कुहू कुहू श्रीवास्तव, जानी मानी रचनाकार और समाज सेवी। हम दोनों के बीच परिचय का तार कोई बहुत पुराना नहीं था। उम्र में भी काफी बड़ी थी, लगभग 15-16 साल। शुरू में फोन पर हुई बातचीत से मैंने उनके खुलेपन का गलत मतलब निकाला और लंबे समय तक उन्हें गलत समझते हुए बिता दिए थे। कितना गलत था मैं, क्या क्या वहम पाले बैठा था। उनसे हुई चंद मुलाकातों ने मेरी संकीर्ण सोच को आईना दिखा दिया। मैं 21वीं सदी का मैच्योर्ड इंजीनियर, संवेदनशील शायर, मगर स्त्री को व्यक्ति न मानने के पूर्वाग्रह से बंधा उनके साथ गंगा तट पर बैठा मैं देर तक सोचता रहा, जब वे क्षितिज को और मैं उन्हें देख रहा था चुपचाप। कहीं नहीं। आपने कभी महसूस किया है, गोधूली अपने पग बढ़ाती है तो चलते हुए रंगीन पलों के पग जड़ हो जाते हैं। वक्त ठिठक जाता है, एक उदासी व्याप जाती है, सांझ की उदासी। वे अब भी क्षितिज पर गहराते स्याह रंग को देख रही थी, एकटक, मगर उनके चेहरे पर उदासी की हल्की छाया भी नहीं थी। वे शांत थीं, स्वर शांत था, झील की गहराई से उभरा हुआ सा। मुझे कुछ जवाब न सूझा। पहले भी उनकी बातों का सतही अर्थ निकालने की भूल कर चुका हूं। नहीं, अब नहीं। मैं चुप रहा, बिल्कुल चुप। स्याह रंग अब गंगा तट पर भी बिछने लगा। लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। संध्या आरती का समय हो चला था। चलें? जी जरूर, जवाब देता हुआ मैं उठ खड़ा हुआ। जी में आया हाथ बढ़ाकर उन्हें उठने में सहयोग दूं, मगर सकुचा गया। कुहू जी अपने पैर सीधी करती फिर मोड़ती हुई उठ खड़ी हुई, कंधे पर वही छोटा बैग हमेशा की तरह। सुयश, आप चाहें तो घर निकल जाएं, मैं संजय को फोन कर देती हूँ, या ऑटो मिल जाए तो लेकर चली जाऊंगी। मैं साथ चलता हूँ, मेरे स्वर में हिचक बनी रही। साथ? मेरी सहजता पहले भी जख्मी हुई है। नहीं, वे मुस्कुराईं। शायद शायर लोग स्त्री पुरुष के संबंध को संकुचित परिधि में ही देखते हों। वे फिर मुस्कुराईं। मेरी नजर अपने कदम तले बिछी मिट्टी पर टिकी रही। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। संबंध के दो ही ठोस आधार हैं, प्रेम और नफरत। मेरे भीतर नकारात्मक भावों के लिए कोई जगह नहीं। प्रेम और केवल प्रेम, हर एक के लिए, बेशक उसके रूप में भिन्नता होती है। आसक्ति प्रेम नहीं है। प्रेम देह के प्रति नहीं पनपता। उसका उजास तो कण कण को अंधेरे से मुक्त करने में समर्थ ईश्वरीय देन है। वे कदम बढ़ाती हुई कहती रहीं। शायद हर उस बात का उत्तर दे देना चाहती थी, हर उस छींटे का जवाब जो मेरे शब्दों ने शालीनता से उड़ाए थे। मैंने उनके स्नेह को आसक्ति समझने की भूल की थी। मेरे शब्द मर्यादित थे, किंतु भाव कटाक्ष भरे। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? कम से कम एक बार मिल लेता, उन्हें जान समझ लेता, सिर्फ चैटिंग से ही। ऑटो? अचानक उनकी आवाज सुनकर मैं सोच की गिरफ्त से बाहर निकला। आपके लिए यह शहर नया है, आपको परेशानी होगी। कोई बात नहीं, लेखक का पर्स छीनकर चोर कलम ही पा सकता है और कागज खरीदने के पैसे। हम दूसरा ऑटो ले लें, प्लीज।
वे मान गईं। हमारे रुके कदम बढ़ चले। नई जगहों पर घुमाने के लिए मेजबान या परिचित साथ होते हैं। आप आने वाले थे, इसलिए संजय को जाने दिया। अनायास उनके चेहरे पर कुछ जटिल लकीरें उभर आईं। फिर बुदबुदाते स्वर फूटे। आशा है मेरे कहे का कुछ अलग अर्थ नहीं लेंगे। मैं अपने पुराने व्यवहार पर सचमुच शर्मिंदा हूं। मैं हकलाने लगा। जानते हैं सुयश, वे अचानक चुप हो गईं। उनका गला रुंध गया। मैं आवाक उन्हें देखता रहा। प्रेम की व्याप्ति शिवत्व या कहें अखंड सत्य की प्राप्ति का द्वार खोलती है। निस्वार्थ निष्काम प्रेम की दिव्यता परमात्मा से मिलाती है। जब हम किसी दूसरे प्राणी से ही प्रेम नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा से कैसे करेंगे? यह अनुभूति है जहां शब्द खो जाते हैं। शब्दों में इतनी ताकत ही नहीं कि वह उस दिव्य अनुभूति को अपने भीतर समा सके। वे मौन हुई, चेहरा शांत। शांति के गर्भ से वैसा ही शोर उभरता रहा जैसा कि सूरज के भीतर या जैसा कि अंतरिक्ष में। मैं चुपचाप सुनता, साथ साथ चलता रहा। आत्मिक संबंध में यह सोच पनपती ही नहीं कि प्रिय पात्र स्त्री है या पुरुष, वह बच्चा है या युवा या कि बूढ़ा, क्योंकि वहां स्पर्श का एहसास अंतर मन को होता है। यदि स्पर्श की अनुभूति से दैहिक इंद्रियां संवेदनशील होती हैं तो फिर वह प्रेम नहीं, आसक्ति है। विडंबना यह है कि दुनिया आत्मिक संबंध को भी काले चश्मे से देखती है। वे खामोश हुई। आगे बढ़ने को उठे कदम ठिठके। फिर सीधा सवाल दागा। आपने भी तो मेरे स्नेह को इसी चश्मे से देखा था। मैं आपने कभी पूछा जिस तरह आपसे बात होती है किसी और से होती है या नहीं? क्यों आपकी आवाज को सुकून भरा कहा? कई बार क्यों कुछ लिखकर डिलीट किया? बस मान लिया कि ये हरकतें अमर्यादित हैं। मैं सॉरी बोलने के योग्य भी नहीं। सुयश, भूल मेरी थी। मैंने आपको भीड़ से अलग समझा। आप अलग तो हैं, मगर स्त्री को पुरुष समाज द्वारा बनाए खांचे से बाहर निकलते देखना आपको भी गवारा नहीं। उसे व्यक्ति मात्र समझना आपसे भी नहीं हो पाता, जबकि आप हमारी पीढ़ी के लगभग अंतिम पायदान पर हैं। हमारी पीढ़ी की सचेत स्त्रियों ने अपने अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ी है। विचार और व्यवहार का खुलापन हमेशा अधोगति की ओर इशारा नहीं करता। लोग क्या कहेंगे सोचकर चलने वाले लोग समाज को दृष्टि नहीं दे सकते। आप कलमकार हैं, इतनी समझ तो रखते ही होंगे कि सच्चा इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने आप से नजर मिला सकने योग्य बना रहना चाहता है। उन्होंने चलना शुरू किया, साथ ही कहना भी। दिल से जुड़े संबंध सहज होते हैं। वहां इंसान बिना गार्डेड हुए खुलकर जीता है। जो गीत मुझे प्रिय लगे उनमें से जो कुछ आपको भेजे वे सुप्रिया, संजय और तिवारी सर को भी, और हाँ, कनु को भी। एक ही गीत अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग भावलोक में ले जाता है, क्या नहीं? उन्होंने सवाल दागा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर जीभ मानो तालू से चिपक गई हो या होंठ सिल गए हों। सिर हिलाने के सिवा मैं कुछ न कर सका। वे बोलती रहीं। मेरी नज़दीक की दृष्टि अधिक कमज़ोर है। बिना चश्मे के कई बार मैसेज गलत टाइप हो जाते हैं तो डिलीट करना होता है, या भूलवश भेज दिया हो तो भी। जैसे कि मैं बच्चों बड़ों को जवाबी इमोजी भेजती हूँ, मगर आपको नहीं भेज सकती, क्योंकि आप इसका सीधा सहज मतलब नहीं निकालेंगे। इतना अनुमान था। वे खामोश हुई, मगर वह खामोशी मुझसे बतियाती सी लगी। मैं उनकी तरफ देखता रहा, इंतजार करता रहा उस बांध के टूटने का जिसने बहुत सारा खारा जल रोक रखा था, मगर उन्होंने बांध टूटने नहीं दिया। मेरी तरफ देखा, होंठ हिले, स्वर फूटे। जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, होने चाहिए, जहां इंसान खुलकर जी सके, बात बेबात खिलखिलाकर हंस सके, जहां वह खुद को सहज अनुभव कर और करा सके। इसका यह अर्थ कतई नहीं होता कि वह विचारवान नहीं, संवेदनशील नहीं,
प्रज्ञा विहीन सतही व्यक्ति है। इसका यह भी अर्थ नहीं कि दृष्टिकोण के विस्तार में संकुचन आ गया। एक व्यक्ति जीवन के विशेष पड़ाव पार करता हुआ आगे बढ़ता है और हर पड़ाव तक पहुंचने से पहले हजारों पगडंडियों, झाड़ झंखाड़ भरे रास्तों और सड़कों से गुजरता और अनुभव समेटे चलता है। वह जीता सिर्फ आत्मिक पलों को है, शेष को या तो ढोता है या बिसराकर उस बोझ से मुक्त हो जाता है। वे मुस्कुराईं। साथ साथ कदम बढ़ाता मैं देखता सुनता रहा, ध्वनि की टकराहट से उत्पन्न प्रतिध्वनि और उसकी अनुगूंज भी। हम चलते चलते सड़क पर आ गए। उन्होंने हाथ से इशारा कर ऑटो रोका और जा बैठी, और मैं अनायास बोल पड़ा, रुकिए। वे चौंकी। मैं साथ चलूंगा, प्लीज। कुहू जी ने हैरानी से देखा, फिर एक और खिसक कर खाली जगह की ओर इशारा किया। ऑटो चल पड़ा। रास्ता लंबा नहीं है, वनवे के कारण लंबा हो जाता है। मैंने बातचीत का सिरा पकड़ा, मगर उन्होंने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ कहा नहीं तो वह सिरा भी खो गया। अजीब झंझावत में घिरा मैं खुद को तलाशने लगा। ऑटो अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। एक बारगी लगा, कुहू जी चुप हैं, अजनबी की तरह नहीं, बस परिचित की तरह। क्या फोन पर वो बेतकल्लुफी, वो ठहाके इसी महिला के थे? सचमुच ऐसा कैसे हो सकता है? इनका यह रूप असली है या वह रूप? मैं संदेह से घिरा रहा। ओह, सोचो ने तो मेरी विचार शक्ति को ही ध्वस्त कर दिया है। कैसे पूछूं, क्या करूं? गाड़ी के पहिए और सोच की गति एक साथ झटके से थमी जब मध्यम स्वर उभरा, भैया वो सामने फुटपाथ के पास जरा रोकना। ऑटो रुक गया। मैं उतर गया। वे नहीं उतरी। एक लड़का आगे बढ़कर ऑटो के पास आ खड़ा हुआ। उन्होंने परिचय दिया, यह संजय है, इसी के घर रुकी हूं, आपके घर के विपरीत राह पर। संजय ऑटो में खाली जगह पर जा बैठा। मैं उधेड़ बुन में रहा। क्या कहूं? हाथ जोड़कर विदा लूं? फिर मिलने का समय मांगूं? क्या कहूं? कुछ समझ न आया तो बुत बना रहा। कुहू जी ने हाथ हिलाया तो बमुश्किल स्वर फूटे, क्या फिर मुलाकात होगी? आप अपने सवाल, अपने संदेह सब नोट करके रखें, सबके जवाब देकर ही यह शहर छोड़ूंगी। वे खिलखिलाईं, क्यों संजय? हाँ मासी। वह भी हंस पड़ा। ऑटो आगे बढ़ गया। मैं टिमटिमाते तारों के चंदोवा तले खड़ा रहा या फुटपाथ की समतल जमीन ने जकड़ लिया, कुछ समझ न आया। किसी की फटकार ने जमे पैर हिलाए। भाई, फुटपाथ चलने के लिए है, दार्शनिक की तरह खड़े रहने के लिए नहीं। यह हंसी तो वही पहले वाली हंसी है, उन्मुक्त। दिमाग बौखलाया, कदम मुड़े और चल पड़े, अतीत में उछाले गए अपने ही पत्थरों की चुभन सहते जख्मी होते। घर दूर नहीं था, मगर रास्ता लंबा लगने लगा और तारों भरी रात अंधेरी मायूस सी। आज सुबह सुबह ऑफिस नहीं है? जी नहीं, दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है। आप रोज आती हैं? हाँ, लगभग, जब से यहाँ हूँ। गंगा तट पर हौले हौले टहलती हुई कुहू जी बोली, नौका सवारी के लिए मल्लाह से बात करूं? आपको लहरों से बात करना पसंद है ना? हाँ है तो, मगर क्या? इसी बहाने आपसे थोड़ी देर और बात भी हो जाएगी और गंगा यमुना जलधारा का स्पर्श भी। मैंने कहने का साहस जुटाया। उनकी हामी पाकर मैं अच्छी नाव और भाड़ा के तोल मोल में लग गया। स्थानीय होने का लाभ मिला, रिजर्व नाव मिली। नाविक को समझाया, मैडम परदेश से आई हैं, जरा अच्छी तरह घुमा दो कि जाकर भी तुमको याद रखें। उनके पास लौटा तो समझ नहीं पाया कि वे वहीं खड़ी खड़ी मेरा आना जाना देख रही थी या कहीं खोई थी, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो मेरी आवाज पाकर नींद से जगी हूं। नाविक भैया, जरा हाथ देना। लाइए, मुझे अपना हाथ दीजिए। मैं आगे बढ़कर बोला, आपको?
इस एक शब्द के पीछे से छोड़े गए सैकड़ों तीर मुझे आ लगे। ये तीर मेरे ही द्वारा चलाए गए तीर का जवाब थे, जिन्हें मुझे सहना ही था। विश्वास रखें, रखा ही तो था। आगे के शब्दों को चबाती हुई वे मेरा हाथ थामकर नाव पर चढ़ गईं। हम नाविक के निर्देश के अनुसार नाव के बीच में आमने सामने बैठ गए। अब मैं उनको ठीक ठीक देख पा रहा था, पूरी तरह उजाले में। मगर वे मेरी तरफ चेहरा न कर चप्पू के चोट से हिसकोले खाती लहरों की तरफ देखती रहीं। सफेद सलवार कुर्ते पर कंधे से टका टिका खूबसूरत ब्लू दुपट्टा हवा के साथ लहराने लगता तो वे उसे समेटकर हाथ से पकड़ लेती। नाविक की चप्पू के साथ साथ उनका गुनगुनाता स्वर लहरों से जा मिला। गाइए ना प्लीज। मैं गाती नहीं, गा नहीं सकती। वह आवाज अब नहीं रही। आवाज तो अब भी मधुर है। मधुरता ही सब कुछ नहीं होती। मेरा वोकल कॉर्ड अब स्वर को लय ताल के साथ चलने की इजाजत नहीं देता। वे क्षण भर को रुककर बोली, इसलिए जिनके पास यह ईश्वरीय उपहार देखती हूँ उन्हें उसका बेहतर उपयोग करने को कहती हूँ। मुझे याद आया, उन्होंने मुझे भी कहा था, तुम्हें ईश्वर ने इतना अच्छा स्वर दिया है, तुम्हें गायकी के क्षेत्र में जाना चाहिए। और मैंने विनम्रता पूर्वक नकार दिया था। एक बात पूछूं? दो पूछिए। वे फिर मुस्कुराईं। आपने मुझ में क्या देखा जो बिना मिले करीब आने दिया? मेरा मतलब वो अधिकार जो अपनों को मिलते हैं। संस्कारी, पवित्र, जो सहज स्नेह का पात्र था। मगर मैं तो बेहद सामान्य और बहुत छोटा भी हूं। स्नेहिल संबंध की कोई उम्र नहीं होती। मुझसे 3-4 दशक बड़े भी मुझसे सहज संबंध जोड़कर खुश रहे। उनकी सहजता मैंने कभी नापने की कोशिश नहीं की। सहज व्यवहार बंद परतों को खोलता है और अनायास नहीं, धीरे धीरे दुनिया को देखने समझने की परिपक्वता बढ़ जाती है, क्योंकि वहां खुलकर तर्क की गुंजाइश रहती है। किसी बिंदु पर बहस और विमर्श अलग अलग कोण से विषय को देखने समझने के लायक दृष्टि को विस्तार देता है। वे छोटी छोटी बातें जो बड़ों के लिए सामान्य होती हैं, हमारे लिए सीख बन जाती हैं। खैर, यह मेरा मानना है। अंतरंग संबंध आसमान हो जाता है, स्वच्छ, पारदर्शी और निष्कलुष, बशर्ते यह अंतरंगता एक तरफा न हो। कुहू जी की दृष्टि आसमान पर जा टिकी। आपको याद होगा, आपने मुझ में अभिभावक और मित्र दोनों देखना चाहा था, मगर न इस अभिभावक की डांट सह सके, न मित्र का सा सहज व्यवहार। कुछ क्षण चुप्पी के बाद वे फिर बोली, मेरे बेटे आरव की आवाज और बोलने का अंदाज और स्वभाव का एक हिस्सा आपसे मिलता है। यह भी जुड़ाव का एक कारण है। आरव मुझसे 3 दशक छोटा है, मगर मेरा अनकहा भी कुछ कुछ समझ लेता है। उसके साथ किसी विषय पर खुलकर बात की जा सकती है। इससे 21वीं सदी में जीवन के बदलते तेवर को समझने में मदद मिली। हमारी परवरिश में भी अंतर है और स्वभाव में भी। हम एक दूसरे के स्पेस में घुसपैठ नहीं करते। हाँ, उसके स्वास्थ्य को लेकर सजग हूं तो उस बिंदु पर मां अधिक बन जाती हूं। शायद आपकी अस्वस्थता पर भी मेरी ममता हावी हो गई थी, जिसे मर्यादित रूप में तिरस्कार मिला। ममता को नहीं, समग्र संवाद से निकले भावों ने मुझे भ्रमित किया था। न चाहते हुए भी मैं टोकने पर विवश हो गया। जैसे कि वो सुकून वाली बात, आंखें बंद करके मुझे महसूस करते हुए बार बार मेरी रिकॉर्डेड आवाज सुनना। व्यक्ति जब मंदिर, दरगाह कहीं भी जाता है तो हाथ जुड़ते ही आंखें बंद हो जाती हैं और वह कुछ देर यूं ही शांत और अकेला रहना चाहता है। क्यों? ईश्वर से आंतरिक रूप से जुड़ने और स्थिरता के लिए। कह सकते हैं कि भीतर प्रवाहित तरंग को महसूस करने के लिए, यानी सुकून और आनंद महसूस करने के लिए। जी, मगर जब मॉल, सिनेमा घर या दोस्तों के साथ रेस्तरां जाता है तब ऐसा क्यों नहीं करता? तब वैसा वातावरण नहीं होता, तो मन की गति भी वैसी नहीं होती। यानी तब आप आत्म रूप में किसी से जुड़ाव की अनुभूति के स्तर पर नहीं होते। जी बिल्कुल। फिर आपको नहीं लगता
कि इस बिंदु पर आपकी समझ चूक गई। अब मैं चौंका, मैं समझा नहीं। ईश्वर के प्रति समर्पण का बीज अखंड विश्वास या आस्था होता है। ईश्वर के प्रतीक के सामने हम बिल्कुल सहज होते हैं, बिना गार्डेड हुए, बिना सजगता और नाप तौल के अपनी प्रार्थना के दीप जलाते हैं, जबकि देखा उन्हें भी नहीं है। माता पिता, भाई बहन, स्कूल कॉलेज के मुट्ठी भर दोस्तों के साथ भी ऐसा ही संबंध होता है। जीवन संबंध की सुगंध को यहीं कैद नहीं करता। इस राह पर कुछ राहगीर कुछ समय के लिए मिलकर भी हमेशा के लिए दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। मैं निःशब्द रहा। वे कहती रहीं, आरब जब फोन करता है तो प्रायः आंखें बंद करके ही उससे बात करती हूँ और उसका मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों में बसा रहता है। इस तरह उस पल के साथ को, उस ठहराव को भीतर भर लेती हूँ। जब हम किसी को बिना शर्त निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं तो उसका रूप ईश्वरीय प्रेम जैसा ही होता है। आप तो संवेदनशील शायर हैं, आपने कैसे नहीं समझा? उन्होंने मुझ पर सवालिया निगाह डाली। मैं खामोश रहा। आपके वॉइस मैसेज को कई बार सुना और खुले मन से आपको बता भी दिया कि इस आवाज में सुकून है। यह आपके मित्र के कहे शब्द थे। जब डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको डांटा था, तब एक माँ की संवेदना बह रही थी। मैं किसी भी करीबी को थोड़ी तकलीफ में भी नहीं देख सकती। मैं खुद को जानती हूँ, संवेदनशील हूँ, कमजोर नहीं। हजारों मील दूर होकर भी आरव मेरे पास, मेरे साथ है और मैं उसके। हम दोनों एक दूसरे की ऊर्जा बने अपने अपने कर्म क्षेत्र में डटे हैं। कुछ नायाब रिश्ते भी हैं। तो मुझे किसी कंधे की तलाश न थी, न है। हाँ, मैं बहुतों की मित्र हूँ, उनकी परेशानी में साथ खड़ी। वे मौन हुई, फिर सीधे मुझे भेदती हुई पूछ बैठी, क्या मैंने अपनी कोई परेशानी या चिंता आपसे साझा की है? सवाल खड़ा कर वे मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में सच्चाई थी, इत्मीनान था। मैं फिर नाम में सिर हिलाकर रह गया। सच तो यह था कि इस बिंदु पर मैंने कभी गौर किया ही नहीं। तो इसका मतलब आप समझते ही होंगे। कोई और सवाल? नहीं। हाँ, एक छोटा सा सवाल। सवाल सवाल होता है, उसके आकार से कोई अंतर नहीं पड़ता। पूछिए। मैंने आपको समझने में बड़ी भूल की। मेरे ओछे जवाब पर आपकी प्रतिक्रिया क्या हुई होगी, उसकी कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप पहली बार मिली तो ऐसे मिली मानो कोई संताप आपको छू ना पाया हो। उन्होंने सांस भरी। ऐसा नहीं है कि संताप नहीं उपजा। उसकी झुलसन से इसलिए बच गई क्योंकि स्वामी विवेकानंद के स्वर कानों में गूंजते रहे, तरंग को बह जाने दो। और मैंने संताप को बह जाने दिया। फिर वह प्रसंग याद आया जब पहली बार दक्षिणेश्वर जाने पर नरेन अपने प्रति परमहंस जी के व्यवहार से चकित होकर उन्हें उन्मत्त समझ बैठा था। वह उन्हें जानता न था, मगर ठाकुर तो पहचान चुके थे कि नरेन वही मुक्तात्मा है जो उनके विचारों को विश्व में फैलाएगा। सार यही है कि मैंने आप में पात्रता देखी और सहज संबंध के अधिकार सौंपे थे। आपने गलत समझा। इससे मेरी भावना कहाँ अपवित्र हुई। थोड़ी देर ज्वार भांटे का नर्तन चला, फिर तूफान गुजर गया। मैं जो कल थी वही आज हूं। कोई और सवाल? नहीं। वैसे जब मैं प्रकृति के करीब होती हूँ तो केवल उसे जीना पसंद करती हूँ, जैसे कि नदी की धारा के साथ बहना, लहरों से बातें करना, बादलों को उतर आने को कहना और आसमान को बाहों में भर लेना। माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, आपने मुझे सच उजागर करने का अवसर दिया। आपका शुक्रिया। वे फिर मुस्कुराईं, एक गंभीर मुस्कान। आप मुझे आप क्यों कह रही हैं? पहले तो आप तुम कहती थी। यूं भी आपसे बहुत छोटा हूं। आपको तुम कहूं, अब भीतर से ऐसी आवाज नहीं आती। उनकी मुस्कान में गंभीरता बनी रही। मैं चुप हो गया। सवालों का जखीरा खाली हो चुका तो वहीं छोड़ दिया। नाव लौट चली। सूरज पहली सीढ़ी चढ़ चुका तो दूर तक उसकी दस्तक सुनाई देने लगी। लहरों का आ आकर टकराना उन्हें अच्छा लग रहा था।
वे पूरी तरह मुड़ गईं और पांव जल में उतार दिया। छपाछप करती हुई वे खुश थीं, अपनी दुनिया में मगन। मैं साथ होकर भी उनकी दुनिया में कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं। नाव हिचकोले खाती चलती चलती तट पर आ लगी। दो युवा हाथ हिलाते हुए आगे बढ़े। मैं कुछ समझ पाऊं कि चहकती आवाज सुनाई दी। अरे कनु, तुम यहाँ? आवाज में खुशी की तरंगें उठ रही थी। यह उनकी ही आवाज थी। मैं चौंका। वही सहजता, वही खुलापन। ओए, हाथ दे, हाथ दे। संजय ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। उन्होंने हाथ थामा और उतर गईं। हम थोड़ी देर कुछ कदम साथ साथ बढ़े। सूखी रेत पर आकर वे रुकीं, फिर मुझसे मुखातिब हुईं। नौका यात्रा के लिए तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, मेरे दो दो गार्जियन हाजिर हैं। संजय से तो आप मिल ही चुके हैं। यह कनु है, मेरी स्टूडेंट। स्टूडेंट तो 4 महीने रही, बेटी हमेशा के लिए। तो अब मैं इनके हवाले हूँ। कहती हुई वे कनु से लिपट गईं। कनु भी बाहों का घेरा बनाकर उन्हें प्यार से कसते हुए बोली, बिल्कुल, और एक नहीं, 3 तीसरा कौन? सुप्रिया गाड़ी में इंतजार कर रही है। अब चलिए भी। कनु दुलार से कुनमुनाई। उम्मीद करूं फिर मुलाकात होगी। मैं पूछे बिना न रह सका। कल किसने देखा है? अगले पल के गर्भ में क्या है, मैं इसे जानने का दावा बिल्कुल नहीं कर सकती। आगे जो रब की मर्जी हो। मुस्कुराते हुए उन्होंने हाथ जोड़े, फिर पलटकर कनु और संजय की बाहें थामे मस्ती में चल पड़ी। मैं पीछे खड़ा देखता रहा। उन तीनों के बीच न उम्र की दीवार थी, न परायेपन की गंध। उनके कहकहे और माटी पर थिरकते कूदते, मस्ती में डूबे संग संग बढ़ते कदमों में एक अलग लय था। उस समय उन्हें देखकर यकीन करना कठिन था कि ये वही लेखिका हैं जिनकी रचनाएं जीवन के परिदृश्यों को अलग अलग कोणों से देखने, समझने और गंभीरता से सोचने पर विवश कर देती हैं। ऑफिस से घर न जाकर सीधे गंगा घाट पर आ गया। स्कूटी खड़ी की और बढ़ता हुआ उसी तरफ चला जहां कुहू जी अक्सर मिल जाती थी। कल शाम कॉफी हाउस में वे मेहमानों और प्रशंसकों से घिरी नजर आई थी। मैं उनके आमंत्रित मेहमानों में नहीं था। हालांकि केक काटते समय सभी उनके इर्द गिर्द बुला लिए गए थे। क्या मुझे उनसे मिलकर लौटना था? अब अभी शाम को गंगा तट पर मुलाकात होगी ही। फिर जन्मदिन और साहित्य सम्मान दोनों की बधाई दे दूंगा। मैंने इधर उधर देखा, फिर घड़ी पर नजर दौड़ाई। 6:30 बज चुके। शायद कहीं गई हूं। मन को समझाता हुआ टहलता रहा। हर आहट चौंकाती रही, मगर कोई आहट उनकी न थी। शाम ढल गई। क्षितिज गोधूली बेला की सूचना देने लगा। आसमान का धूसर रंग गहराने लगा। जाने क्यों भीतर कुछ खोया सा लगा। एक अनसुलझी बेचैनी मन को चारों तरफ से घेरने लगी। घड़ी ने 7:30 बजने की सूचना दी तो थके मन से स्कूटी की तरफ बढ़ा। संजय? उसे गाड़ी में देख हाथ हिलाकर रुकने का इशारा किया। वो कुहू जी? वो तो गई, अभी एयरपोर्ट से ही लौट रहा हूं। चली गई? मेरी हैरानी से वह हैरान हुआ। बताया भी नहीं? सॉरी, मगर उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा होगा, तभी नहीं बताया। संजय ने खुले दिल से बात कही और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। कोई कांटा रह रहकर मेरे मन के भीतरी परत में चुभने लगा। पिछले वर्ष फोन पर हुई बातें याद आईं। जब प्रयागराज से गुजरते हुए उन्होंने कहा था, मुझे लगा तुम्हें बता दिया है तो तुम यहीं कहीं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे होगे, इसलिए किसी और को नहीं बताया। जी, आप जब प्रयागराज आएंगी तो मिलूंगा ही और घुमाऊंगा भी। कहते हुए मैंने अपने भाव छिपाए थे। पिछले साल वे 3 दिन रुकी, मगर मैं मिलने तक नहीं गया था। उस भूल के बाद आज यह उम्मीद पाले रखना कि संबंध पहले जैसा स्वस्थ होगा, महज बेवकूफ़ी है। उन्होंने कभी दिल तोड़ने वाली बात नहीं की, मगर आहत मन के भीतरी दरवाजे से बाहर धकेले जाने का एहसास दे गईं। मैं धकियाया हारा हुआ सा स्कूटी स्टार्ट करने लगा। दूर कहीं कभी रहीम का दोहा बज रहा था। रहीमन धागा प्रेम का
मत तोड़ो चटकाए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।